चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट इस सोनो यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हो गया और बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो हम इतिहास का लेक्चर लेके आ रहे हैं उसमें अगला टॉपिक हमारा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य को पूरा कवर करेंगे और उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाइए और जुड़िए, सब लोग जुड़ जाइए। लिंक इसीलिए पहले भेज दिया जाता है कि आप लोग जुड़ जाए टाइम से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए उनके पास जो इस बहाली के लिए पढ़ रहे हों। अच्छा, जो बहाली के लिए नहीं पढ़ रहे हों उनको भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों में, इसलिए कि जीएस है भाई। कोई भी दुनिया का एग्जाम अब नहीं है, दुनिया का एग्जाम दोगे नहीं, मतलब भारत का, जिसमें जीएस ना पूछे। तो बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है और सबसे खुशी की बात है कि 2 से 3 महीने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो लोग पहले से पढ़े हैं उनका रिवीजन बड़ी तेज़ी से होगा और जो नए हैं वो भी 2-3 महीने में पढ़ लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस साम्राज्य के, इसको देखो, इस साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली है। इस साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में होता है। 322 बीसी में ईसा पूर्व में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो जो इसके जानकारी के स्रोत हैं उसको हम देख लेते हैं। 2 पार्ट में है। एक होगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होगा पुरातात्विक स्रोत, जहां से क्वेश्चन पूछेगा। स्रोत का मतलब क्या होता है कि भाई 300 ईसा पूर्व का मतलब जानते हो, आज से लगभग 2400 साल पहले उस समय कौन था जो आज इतिहास आपको बता देगा? कोई नहीं था ना। तो किस तरीके से होता है कि हम लोग इतिहास लिखा गया हमारे यहाँ तो साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया। तो कौन कौन साक्ष्य थे? तो पहला साक्ष्य होता है साहित्यिक स्रोत में। हम देखेंगे जो पुस्तकें हैं उनको कहते हैं। तो सबसे बड़ा पुस्तक है हमारे यहाँ, वो है अर्थशास्त्र। ऐसे सा रहेगा, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। अब पूछता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो चाणक्य ने। क्या नाम है? चाणक्य। ये सब क्वेश्चन बनता जा रहा है, नोट कर दे। चाणक्य, या उनका और क्या नाम है? कौटिल्य। या और क्या उनको कह सकते हैं? विष्णुगुप्त। ये 3 नाम है उनका। ये तक्षशिला के प्रोफेसर थे, तक्षशिला के शिक्षक थे। तक्षशिला इस समय कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो अर्थशास्त्र हो गया, ये हमारे पास स्रोत है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए। उसके बाद मुद्रा राक्षस, ये कौन लिखा है? विशाखा दत्त। नोट कर लीजिएगा, पूछा गया मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। उसके बाद से कौन सा है? इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। सर ये कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इंडिका है। इसके बाद सर कौन सा है? तो जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध ग्रंथें जो हैं उनके माध्यम से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद सर तो पुराणों से मिलता है। कौन सा बाबू? पुराण। वेद पुराण नाम सुने हो ना, इससे मिलता है पुराणों से जानकारी। तो सर पुराणों से क्या जानकारी मिली? तो हमको पुराणों से जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। और जैन और बौद्ध साहित्य से हमको जानकारी मिलती है, जैन और बौद्ध साहित्य से, कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। तो ये हमको यहाँ से जानकारी मिल गया। इंडिका से प्रशासनिक जानकारी हमको मिलती है। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त लिखे थे। इंडिका मेगास्थनीज लिखे थे, मेगास्थनीज राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर का, जो कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मुद्रा राक्षस
विशाखा दत्त लिखे हैं। तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया जिसके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानते हैं और आपको पढ़ाएंगे भी। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है भाई, तो जितने स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख या शिलालेख, शिलालेख ये क्या है, ये जानकारी के स्रोत हैं। तो स्तंभ लेख, शिलालेख, इन सब की जानकारी ये लिखवाना स्टार्ट किए कौन, अशोक। मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक बने थे अशोक। ये स्तंभ लेख या शिलालेख लिखवाना प्रारंभ किए थे। इनका स्तंभ लेख 7 है, स्तंभ लेखों की संख्या, और शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, ये सब कुछ क्या करेंगे हम बताएंगे। उसके बाद से कौन सा साक्ष्य होता है सर, तो इसके बाद जो महल वगैरह हैं, महल वगैरह ये सभी क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। इसके बाद क्या है, तो अभिलेख है। कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख ये आ रहा है सारा, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख नीचे है, ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख है। अच्छा, जूनागढ़ से नाम आपको याद आया कि हम आपको जब संविधान स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो उसमें बताए थे आपको वीडियो में कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे जो देसी रियासत थे जो भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने के तैयार नहीं थे। जूनागढ़ और हैदराबाद पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था, तो जूनागढ़ कहाँ था, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, बता रहे हैं जूनागढ़ कहाँ था, अभी बताएंगे तो उसमें समझाएंगे, लेकिन आप लोग बताओ पहले। चलिए, ये हो गया हमारे साहित्यिक स्रोत जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी देंगे। चलिए, आप नोट कर सकते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं हम, और मिटाने के बाद इसको पढ़ाएंगे हम। तो पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके पीछे वाले इतिहास का वीडियो जब आप जाकर देखेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। तो उसमें हम बताए हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, पराजित कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर दिए, और पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किए। ठीक है ना, मौर्य वंश की स्थापना की। कई लोग कहते हैं कि इनकी माता का नाम मूरा था, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। जैन, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कहानी देख लेते हैं कि तक्षशिला में ये इनका मतलब शिक्षाटन हुआ। तक्षशिला के जो गुरु थे चाणक्य, वो इनको शिक्षा दीक्षा दिए। जो कहानियां हैं उस कहानियों पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि कहानी अगर बताएंगे तो फैक्ट कम मिलेगा और प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और हम लोग के पास टाइम कम है। अगर इतिहास पढ़ाना हो तो 6 महीने का टाइम हमको दीजिए, और एक एक फैक्ट आपको हम पूरा पढ़ा के दे देंगे। लेकिन इस समय वो सिचुएशन नहीं है कि हम पूरा क्या करें, आपको वीडियो दें। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं विज्ञापन आ गया, बहुत सारा पढ़ना है। कई लोग हमारे पास फ़ोन किए, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर इतना याद कैसे होगा, कैसे पढ़ें हम। भाई ये बताइए, कोई और चारा है, और चारा भी तो नहीं है ना, कैसे पढ़ेंगे। उसके लिए क्या करना है, हिम्मत जुटाना है। ठीक है, हिम्मत जुटाना है, और क्या करना है, एकदम लड़ना है जम के। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये सिंहासन में बैठते हैं, गद्दी में बैठते हैं कब, 322 बीसी में। ठीक है, और 298 बीसी तक, 298 बीसी तक ये राजा रहते हैं। 298 बीसी में यह कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है ये, वहां पर जा करके और जैन धर्म के माध्यम से, चूंकि ये किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के, यहां लिख देते हैं जैन धर्म, जैन धर्म के अनुयायी थे। श्रावण बेलगोला में जैन धर्म के माध्यम से उपवास द्वारा अपने प्राण को क्या कर दिए, त्याग दिए। उस विधि को क्या कहते हैं, संलेखन विधि। संलेखन विधि, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विधि को, जिस विधि से ये अपने प्राण को त्यागे, मतलब उपवास कर लिया जाता है, अपने आप को तड़पाया जाता है, और इस विधि से क्या कर लिया जाता है, अपने प्राण को त्याग दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, संलेखन विधि। 298 बीसी में चले गए और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के अनुयायी थे, तो जब इनकी मृत्यु हो गई 298 में, तो इनके पुत्र बन जाते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। अब एक सर क्वेश्चन याद आ गया कि आप बताए थे कि एक बिंदुसार करके थे हर्यक वंश में, बिंबिसार थे। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। कौन थे वो, बिंबिसार है। ये कौन है, बिंदुसार, बिंबिसार, बिंदुसार।
तो छोटा वाला बाद में आएगा, बड़ा वाला पहले आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इनके बारे में। अब क्या है कि जब ये शासक बन गए तो इनका जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, यहाँ दिख रहा ना, साम्राज्य था, वह उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर मतलब नेपाल तक सर इतिहास में हम देखते हैं कि नेपाल पे कोई अधिकार नहीं किया। भाई पहाड़ पे जाए कोई अधिकार कर क्या कर ले? चंद्रगुप्त मौर्य ईरान इराक तक चले गए। कहाँ तक चले गए? ईरान तक चले गए, ईरान तक। तो नेपाल नहीं चले जाते? नेपाल तो चले ही जाते ना, लेकिन क्यों नहीं गए? नेपाल में जा क्या करें? नेपाल की तलहटी तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, कर्नाटक तक, पश्चिम में ईरान तक और पूरब में बंगाल तक। अच्छा, बंगाल से आगे क्यों नहीं बढ़ते सर? वो मेघालय, असम, पहाड़ी इलाका, उधर क्या करने जाएंगे? उधर ये नहीं गए। ठीक है ना? तो ये उनका साम्राज्य पूरा क्षेत्र था। अब ये कैसे फैला इसको देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बने, आपको बताया था कि सिकंदर वापस चला गया था पिछले वीडियो में। 305 बीसी में निकेटर भारत आ गया, सेल्यूकस निकेटर, और निकेटर से इनका युद्ध हो गया, निकेटर से। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य निकेटर को बुरी तरीके से क्या कर दिए? पराजित कर दिए। और जब पराजित हो गया तो समझौता हुई। तो संधि में कहा गया कि आपकी बेटी जो है, निकेटर की बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया, कार्नेलिया। कई लोग इसको क्या बोलते हैं? हेलेना, हेलेना, मतलब कोई इसे हेलेना, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, हेलेना। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कार्नेलिया को लेकर के, तो कार्नेलिया आप याद रखोगे, जो टफ नाम होता है उसी को क्वेश्चन पूछ देते हैं लोग। ठीक है, तो हेलेना हो गई, कार्नेलिया हो गई। इससे विवाह हुआ और कहा गया कि विवाह में क्या कर दो? दहेज दे दो। और दहेज में क्या ले लिया गया? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। सर कहाँ तक पहुंचा दिए आप? तो हम पहुंचा दिए कहाँ तक? ईरान तक पहुंच गया इनका क्षेत्र। और निकेटर को मेगास्थनीज के अनुसार, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा गया है कि जो निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ उसमें निकेटर पराजित होता है, और पराजित में समझौते के तहत कार्नेलिया से क्या होता है? उसका विवाह होता है, और कार्नेलिया से विवाह करके ससुराल बना दिया जाता है सीरिया को। निकेटर कहाँ था? सीरिया का था। विवाह मतलब ससुराल बना दिया गया, और उससे काबुल, कंधार, हेरात, मकरान मतलब सीरिया, ईरान तक क्या कर लिया गया? ले लिया गया। ईरान के पास सीरिया है, तो ईरान तक क्या कर लिया गया? इससे ले लिया गया। और लेने के बाद कहता है कि 500 हाथी निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य दिया। अब कई लोग कहते हैं भाई अगर हाथी से कार्नेलिया मिल जाए तो हम भी हाथी दे दें। बात समझ में आ रहा है? हाथी इसलिए नहीं दिया गया कि विवाह हुआ। देखो, दहेज में हम लोग उतना क्षेत्र ले लिए, ठीक है। अब मेगास्थनीज आया साथ में, वो ससुर हैं, साले भी आए होंगे सब। तो अगर ससुराल का कोई व्यक्ति साला वगैरह अगर मांगता है कुछ कि आपके अपने यहाँ से एक घोड़ा दे दीजिए तो ले जाओ, अपने यहाँ से एक बैल दे दीजिए तो ले जाओ। अब ये थोड़ी हुआ कि तुम भी दे रहे हो, नहीं, दहेज लेने के बाद हम लोग दिए हैं 500 हाथी। ये कौन कहता है? लेकिन मेगास्थनीज कहा है। ठीक है, मेगास्थनीज इसका वर्णन किया है इंडिका में, इस युद्ध का वर्णन किया है। कार्नेलिया से विवाह हो गया और यहाँ तक साम्राज्य हमको मिल गया। ठीक है, निकेटर कहाँ का शासक था? सीरिया का, सीरिया वाले क्षेत्र में। चलिए, अब यहाँ यही मेगास्थनीज जो लिखता है ना, सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को दे दिया। तो आप देखते होंगे कि शादी होता है तो जब लड़की घर से विदा होती है तो उसके साथ एक दो लड़कियां जाती हैं सब। जानते हो क्यों जाती हैं? जाके ये देखने के लिए कि घर में कौन कौन क्या बात कर रहा है मतलब ससुराल के पक्ष का क्या क्या बात कर रहा है, इनको कौन कौन सुविधा दिया गया। जैसे वो रिटर्न जाती हैं, मायके वाले 5-7 सब झुक जाते हैं, सब क्या क्या हुआ, कैसा घर दिए हैं, सब क्या क्या, मतलब वहाँ सास कैसी बोल रही थी, ननद कैसे बोल रही थी, कौन कैसा व्यवहार कर रहा था, ये सब जानने के लिए मतलब खुफिया भेजा जाता है। तो अब सीरिया से लड़की तो इसके कार्नेलिया के साथ आएगी नहीं, दासी उसके साथ होगी, लेकिन खुफिया तो देगी नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति। तो कहा जाता है कि मेगास्थनीज को दे दिया गया साथ में। मेगास्थनीज, निकेटर मेगास्थनीज को कहा ना कि भाई पढ़े लिखे हुए काम करो, यहाँ पे रहो और देखना कि कार्नेलिया कोई परेशान ना करें सब। अच्छा, कार्नेलिया से जो विवाह हुआ था ना, खुशी खुशी नहीं हुआ था, ये एक तरीके से ना प्रतिष्ठा का हनन किया गया था निकेटर का, कि तुम दोबारा लौट के आए, तुमको मना किया था मत आना, तुम आ गए दोबारा, तो लो ये करते हैं। और कार्नेलिया को भी बहुत गुस्सा था। कार्नेलिया कहते हैं मौर्य साम्राज्य हम इसको खत्म करेंगे, तुम अपमानित करके हमको क्या किए हो,
हमको अपने मतलब शादी किए हो। देखो, जो उधर का भारत है ना, भारत पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत से, एक बार याद करो, अफगानिस्तान गंधार था, वहाँ से गंधारी को जबरदस्ती भीष्म पितामह लेके आए, शकुनी साथ में आया और आकर क्या कर दिया, मगध का मतलब सॉरी भारत का विनाश करवा दिया, महाभारत करवा दिया। और इधर मेगास्थनी साथ में आता है। अच्छा एक चीज और देखो, गंधारी के समय जो शकुनी था किससे खिन्न था, भीष्म से, कि इन्हीं का देन है कि शादी हुआ, नहीं तो हमारी बहन का विवाह इस अंधे से थोड़ी होता। और इधर कार्नेलिया किससे गुस्सा थी, या निकेटर किससे गुस्सा था, चाणक्य से। इस बुढ़वा के चलते हमारा शादी हो रहा है इस चंद्रगुप्त मौर्य से, नहीं तो हमारा शादी होता, हम इतने सुंदर पूरा विश्व में घूमते। बात समझ आ रहा है। तो मेगास्थनीज किसके खिलाफ आ गया, चंद्र चाणक्य के खिलाफ। और हेलेना या कार्नेलिया किसके खिलाफ, चाणक्य के खिलाफ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यही कार्नेलिया और हेलेना आगे चाणक्य को मरवा देते हैं सब। चाणक्य को मरवा दिए, उधर भीष्म को मरवा दिए सब, और इधर चाणक्य को मरवा दिए। चलिए आगे हम लोग इसका वर्णन करेंगे कहानी में, ठीक है। तो साथ में कौन आया, वहीं मेगास्थनीज आया, और यहाँ बैठा दरबार में लगा लिखने, और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था लिख करके एक इंडिका पुस्तक तैयार कर दिया, जो हम इतिहास आज पढ़ते हैं। चलिए बढ़िया ही हुआ हम लोगों के लिए कि आया, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो 305 ईस्वी का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैन धर्म का अनुयायी था ये, इसका नाम, इसको जो जस्टिन था, जस्टिन। अब ये कौन आ गया सर, एक जस्टिन एक राइटर है, तो राइटर नहीं है, ध्यान समझिए। जब कार्नेलिया से विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जस्टिन। इसका नाम क्या था, जस्टिन। और जस्टिन बड़ा था, फिर भी चाणक्य जस्टिन को राजा नहीं बनने दिए। किसको बनाया, बिंदुसार को। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शादी भारत में हुआ था, उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था बिंदुसार, और उसको शासक बनाए, जस्टिन को नहीं बनाए। और हेलेना मन ही मन एकदम गुस्सा रही थी कि चाणक्य बुढ़ऊ तुमको बहुत मारेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। और अंत में मरवा देती है, अंत में मरवा देती है। तो यहाँ वही जस्टिन है। जस्टिन लिखता है कि सेंड्रो, एक मिनट, ड नहीं बन रहा जी, हाँ, सेंड्रो कोट्स नाम लिखता है, सेंड्रो कोट्स। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है कि सेंड्रो कोट्स हैं, ठीक है। जस्टिन कहता है। प्लूटार्क एक शासक, सॉरी प्लूटार्क एक राइटर है, प्लूटार्क कहता है एंड्रोकोटस कोट्स। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा, जस्टिन ने। एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा, प्लूटार्क ने। सर चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस हैं, एंड्रोकोटस हैं, ये किसने पहचान किया। तो ये दोनों काम किए विलियम जोन्स, नाम याद कीजिए, विलियम जोन्स। दोनों काम विलियम जोन्स ने ही पहचान किया कि भाई जो इतिहास में मिल रहा है ना कि सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स, ये दोनों लोग हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कहा जा रहा है। वहीं से हम लोग जानते हैं और वहीं से आपको इतिहास में बता रहे हैं कि जस्टिन कहा था सेंड्रोकोट्स, प्लूटार्क कहा था एंड्रोकोट्स, ठीक है। तो ये हुआ, काबुल कंधार हो गया, इनका हो गया, क्षेत्र फैल गया, ठीक है। इनके प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम चाणक्य। अब इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में मेगास्थनी की इंडिका में लिखता है कि जो मौर्य वंश में राजा हुआ करते थे, उनका भोजन जो आता था उसको चखने के लिए नौकर होते थे, और ये नौकरी मिलती थी। जहर अगर मिला है तो नौकर खा के मर जाएगा, नहीं मरा तब राजा भोजन करेंगे, मर जाएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अशोक आए तो इस व्यवस्था को क्या कर दिए, बंद कर दिए। ये कौन लिखता है, मेगास्थनीज लिखता है इंडिका में। उसके बाद क्या लिखा था कि जब राजा चलते थे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो इंटरनल सुरक्षा होता था, सबसे पास की सुरक्षा व्यवस्था में, उसमें महिलाएं थी। उसमें कौन थी, महिलाएं थी। फोन इसी में आने लग रहा है। उसमें कौन थी, महिलाएं थी चारों तरफ। उसके बाद कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के जो राजा होते थे जब निकलते थे दौरे पे, तो उनका रथ चलता था, आगे आगे और पीछे पीछे 4 पेड़ लेके लोग चलते थे। पेड़ प्राकृतिक रूप से नहीं, मतलब जो बनाया गया हो प्लास्टिक वगैरह का, और उस पे तो पाले हुए तोते होते थे जो उड़ उड़ के पेड़ों पे बैठते थे, राजा के मतलब कंधे पे बैठते थे, घूमते थे। ये मतलब जैसे राजा निकले उनका दर्शन कराने के लिए ये सब व्यवस्था था। ये कौन लिखता है, मेगास्थनी लिखता है इंडिका में, ठीक है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और कुछ तो है नहीं। चलिए अब इनके बेटे का नाम है बिंदुसार। इनके बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए।
ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है? बिंदुसार। अच्छा, एक चीज छूट रहा है कि जब भारत में ये अपना क्षेत्र फैला रहे थे तो यहाँ जूनागढ़ है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ पे एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाए, ये सुदर्शन झील। अब ये साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था तो इनका प्रांतपति एक था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था बाबू? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? पुष्यगुप्त करवाया था। लेकिन शासन किसका था? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करवाए थे? सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। अच्छा सर, जूनागढ़ अभिलेख कौन लिखवाया था? रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में इनको क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? इनको शूद्र जाति का कहा गया है। तो ये था पूरा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे इसलिए कि टाइम कम है। ठीक है, चलो। तो बिंदुसार 298 बीसी में क्या होते हैं? शासक बनते हैं। 298 में, 298 बीसी जब ये दे करके चले गए, किसको? बिंदुसार को। लिख दो यहाँ भाई, बिंदुसार कब बने? 298 में। कब से कब तक रहे? 298 से लेकर के 273 बीसी तक राजा रहे। 273 बीसी तक, 273 बीसी तक ये राजा रहे। इनको जैन साहित्य में, जैन साहित्य में मतलब ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। क्वेश्चन पूछता है कि सिंहसेन की उपाधि किस मौर्य शासक को दी गई थी? किसको दी गई थी? बिंदुसार को दी गई थी। बिंदुसार को और क्या नाम बताया जाता है? अमित्र घात। अमित्र घात। अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात का हिंदी क्या होता है सर? अमित्र घात का हिंदी होता है कि शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक या विनाशक, या क्या होता है? शत्रु रहित। क्या होता है? शत्रु रहित, जिसका कोई शत्रु ना हो। अमित्र घात। सिंहसेन की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, अब आ जाओ सीरिया के शासक एंटीयोकस। क्या नाम है? सीरिया के शासक एंटीयोकस। अब ये एंटीयोकस कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर के बेटे हैं। तो बिंदुसार के क्या लगे? मामा का लड़का। मामा का लड़का लगा ना। बिंदुसार के ममेरा भाई हो गए एंटीयोकस। तो बिंदुसार इनको एक लेटर लिखे कि भाई साहब, मतलब मामा का बेटा भाई लगा ना, भाई साहब क्रय करके मतलब खरीद करके आप हमको एक दार्शनिक मीठा शराब और अंजीर भेज दीजिए। मीठा शराब कौन सा है? अंगूर से बनने वाले शराब क्या कहते हैं? मीठा शराब कहते हैं। अब सीरिया का शासक एंटीयोकस मीठा शराब भेज दिया इनके लिए कि भाई पियो और मस्त रहो, और अंजीर भेज दिया, दार्शनिक नहीं भेजा। तो क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि दार्शनिक क्रय करने वाला चीज नहीं होता है। एंटीयोकस बोला कि भाई दार्शनिक का मतलब क्या होता है? जहाँ ज्ञानी हो, क्रय करने वाला चीज नहीं होता है। और इनको दार्शनिक वहां से मांगने की क्या जरूरत थी? उधर के लोग, पश्चिम के लोग खुद तरसते थे कि भारत में इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी और दार्शनिक हैं, क्या कहा जाए। एक कहावत है कि जब सिकंदर चला था भारत को विजय करने के लिए तो उसके गुरु वहां पे थे अरस्तु, और पूछा अरस्तु से कि अच्छा ये बताइए भारत जा रहे हैं तो आपके लिए क्या लाएंगे? बोला कि हमको क्या चाहिए, अगर मिल जाए तो किसी दार्शनिक को लेते आना वहां से। सुने कि बहुत बड़े बड़े संत ज्ञानी वहां हैं। बोला ये कौन सी बड़ी बात है। रिटर्न जा रहा था तो पता लगाया तो पता चला कि एक फिलोसफर हैं, मतलब दार्शनिक हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, उनसे जा करके उनको लेकर के जाओ। तो सैनिक भेज दिया एक, और जो संत थे वो बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। सैनिक गया, बोला कि उठो चलो सिकंदर बुला रहे हैं। तो बोला कौन सिकंदर? बोला सिकंदर को नहीं जानते हो? पूरा विश्व जीत लिए सिकंदर। कहा कि हम नहीं जानते कि सिकंदर को, अंदर को जाओ यहाँ से। जाके बताया कि सर मतलब हम बोले कि चलो तो नहीं आ रहे हैं, और तो बताया तुम कि सिकंदर बुला रहे हैं। कहा कि हाँ सिकंदर का नाम लिया, आपका नाम लिया हुजूर, फिर भी कह रहा है कि हम नहीं जानते कि सिकंदर को। अंदर को गुस्साया सिकंदर, आया तलवार निकाला और बोला कि हम मतलब जब हमारा सैनिक बुलाया तो क्यों नहीं आए?
बोले कि हम नहीं आएंगे। बोले कि डर नहीं लगता है, किस चीज़ का डर? हाँ तो हम अगर तुमको मौत के घाट उतारे तो कहा तो मार दोगे तो क्या कर लोगे? तो मार के क्या कर लोगे? बोला कि हम पूरे विश्व के मालिक हैं। कहा कि सिकंदर हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, और नहीं दे पाए तो खाली हाथ लौट जाना। सिकंदर बोला चलो ठीक है, पूछो। वो संत बोले कि एक बात बताओ, तुम रेगिस्तान में अकेले पड़े हुए हो, कोई नहीं है, प्यास लगा है, एकदम मरने वाले हो, अंतिम सांस चल रही है, और वहां पे हम ही हैं, एक बोतल पानी हमारे पास है, और नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तो आप बताओ तुम कि इस एक बोतल पानी के लिए क्या दे सकते हो? बोला कि अपना आधा साम्राज्य। बोला कि फिर भी ना दे तो पूरा साम्राज्य। तो बोला कि सिकंदर सोच, तुम्हारे साम्राज्य की औकात 1 लीटर पानी के बराबर है, और तुम हाँक रहे हो कि पूरा मतलब विश्व हमारा है, विश्व हमारा है। तब उसको एहसास हुआ, कहा कि महाराज दंडवत, कृपया करके हमारे गुरुजी बुलाए हैं, चलिए। बोले संत कि हम नहीं जाएंगे, गुरुजी को बोलना कि आ जाएं। चला गया सिकंदर, और वहीं सिकंदर लास्ट में जाते हुए, रास्ते में मरा था ना बेबीलोन में, लोगों से कहा कि जब हम मर जाएं तो हमारे सारे मतलब हाथ, सारे हाथ नहीं मतलब दोनों हाथ खोल देना, ताकि जनता देखे कि इतना लूटपाट करने के बाद भी कुछ लेके ये नहीं जा रहे हैं। ज्ञान की चक्षु उसी संत ने खोल दी उनकी। तो ये बिंदुसार को जब इतने बड़े फिलोसफर यहाँ तो सिकंदर लौट गया तो मंगाने की क्या जरूरत थी? एंटियोकस बेइज्जती कर दिया, नहीं भेजा। ठीक है, तो ये एंटियोकस याद रखना कहाँ शासक था? सीरिया का शासक था, सेल्यूकस निकेटर का बेटा था। सिंह सेन इनको कहा जाता है, अमित्र घात की उपाधि दिया गया है। और एक इनके वर्णन आता है कि इनके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले ये सुसीम को भेजे। किसको भेजे? सुसीम को। और उसके बाद भेजे अशोक को। अशोक को, अच्छा अशोक के इन्हीं का बेटा है? हाँ इन्हीं का बेटा है। ठीक है सर, सुसीम कौन है? जस्टिन का बेटा। जस्टिन कौन है? कार्नेलिया का बेटा। तो कार्नेलिया का बेटा जस्टिन को चाणक्य नहीं बनने दिए, और अब जस्टिन का बेटा सुसीम बड़ा है, फिर भी नहीं बनने दे रहे हैं। कौन बना? अशोक बना। और इसीलिए गुस्सा करके सुसीम और कार्नेलिया ये सब मिल करके कुटिया में सोए हुए थे, जाके चाकू घोंप दिए सब, और चाणक्य की मृत्यु हो गई। ठीक है, अशोक शासक था उस समय। तो पहले सुसीम को, उसके बाद से अशोक को भेजा। तो ये बिंदुसार से रिलेटेड इतने ही बिंदु थे, और ज़्यादा बिंदु नहीं है। चलिए अब हम अगले एपिसोड में चलते हैं, अगले एपिसोड में चलेंगे, और वहाँ पढ़ेंगे हम लोग अशोक को, जो कि मौर्य साम्राज्य के न्यूक्लियस हैं, नाभिक हैं। इन्हीं के चारों तरफ सारे मौर्य साम्राज्य का इतिहास घूमता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने की संभावना 60% अशोक से, 30% चंद्रगुप्त मौर्य से, 10% बिंदुसार से, 10% प्रशासनिक व्यवस्था से। तो स्टार्ट करें किससे? अशोक से। सर अशोक शासक कब बने? तो बिंदुसार 298 से कब तक रहे थे? 273 बीसी तक। तो ये कब तक रहेंगे? 273 बीसी से लेकर के कब तक रहेंगे सर? 232 बीसी तक। ठीक है, कई लोग उसको 23 बीसी भी कहते हैं, 32 बीसी तक मान लेते हैं। लेकिन इनका राज्याभिषेक कब हुआ था सर? राज्याभिषेक अशोक का हुआ था 269 बीसी में। अरे भाई 96 लिख दिए, रुक जाओ। 269 बीसी में। सर 73 से लेकर के आप बोल रहे हैं उनका शासन स्टार्ट होता है, और 69 में आप राज्याभिषेक करवा रहे हैं। 4 साल क्या कर रहे थे? तो 4 साल अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करने में लगे हुए थे। सुसीम को मारना था, बाकी 100 भाइयों को काट काट कर पटना के आगम कुआं में डाल दिए। आज भी आगम कुआं है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ उसमें सुसीम तैर के ऊपर देखता है। ऐसा नहीं है। 100 भाइयों को, मतलब ये कहा जाता है, इतिहास में साक्ष्य मिलता है कि 100 भाइयों को अशोक क्या कर दिया? वहां पे डाल दिया था आगम कुआं में, काट काट करके। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि अशोक पहला ऐसा शासक था जो स्तंभ लेकर शिलालेख लिखवाना स्टार्ट किया। मतलब ये कि इतिहास को सोच करके देखो कितनी बड़ी बात है कि इतिहास लिखा जाएगा, हमारा नाम आए उस समय लिखवा के चले गए। लोगों को संबोधित किया जाता था कि भाई राजा आज कुछ कहना चाहते हैं, तो एक जगह शिलालेख लिख के चले गए। अब वहाँ के लोग, जनता पढ़ रही है, वहाँ के जो अधिकारी हैं जनता को बता रहे हैं कि अशोक बोल के गए हैं, अगर गलती करोगे तो फिर तुम जाना, तुम्हारा काम जानेगा।
ठीक है ना। तो स्तंभ लेख और शिलालेख लिखवाना प्रारंभ करवाए कौन? स्तंभ लेख और शिलालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख की संख्या 7 है, शिलालेख की संख्या 14 है, सभी यही बताएंगे हम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनका सबसे बड़ा चीज ये है कि इनका जो साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही साम्राज्य फैलाए थे, ईरान तक, बंगाल तक, नेपाल की तराई तक, नीचे कर्नाटक तक, कर्नाटक से नीचे चले गए थे ये, तमिलनाडु, तो उधर जाते भी नहीं थे लोग। क्यों नहीं जाता? होंगे, जंगल है ना, दक्षिण भारत पूरा जंगल है। अरे रामचंद्र जी जब गए थे तो दक्षिण भारत में ही नीलगिरी की पहाड़ी पर ना अंगद ये बैठे थे, हनुमान जी, और वहीं पे भेंट हुआ था नीलगिरी पहाड़ी पे। तो उधर ये लोग नहीं जाते थे, जंगलों में क्या करने जाए, जिधर लोग रहेंगे उधर जाएंगे। ठीक है। तो ये हर जगह पे 4 भाषा में, कौन में? ग्रीक, ग्रीक, अरमाइक, अरमाइक, खरोष्ठी, खरोष्ठी और ब्राह्मी, ब्राह्मी, 4 लिपियों में वो अपने शिलालेख और स्तंभ लेख लिखवाए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मोदी सरकार को लिखवाना है, मतलब कोई मैसेज लिखवा के अलग अलग क्षेत्रों में फैलाना है, आदिवासियों के क्षेत्र में चलेगा अंडमान निकोबार में, और इंग्लिश में लिखवा दिए कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि सब लोग आज यहाँ से वहाँ चले जाओ या पशु बलि न करो, वहाँ की जनजाति पढ़ पाएगी? इसको नहीं पढ़ पाएगी। तो क्या करना होगा? वहाँ की लैंग्वेज में लिखवाना होगा। तो 4 लिपि में क्यों लिखवाए थे? इसलिए लिखवाए थे, ये दिख रहा है, इसलिए लिखवाए थे कि ये हमारा जो भारत है, यहाँ ईरान तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान के आगे के क्षेत्र में, इस साइड में ग्रीक और अरमाइक, अरमाइक भाषा में लिखवाए। पश्चिमोत्तर भारत में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इधर खरोष्ठी में लिखवाए, खरोष्ठी में। और पूरे भारत में संस्कृत चलती थी तो कौन सी भाषा? ब्राह्मी में लिखवाए, ब्राह्मी। ठीक है ना, लेकिन ब्राह्मी में लिखवाए। ब्राह्मी संस्कृत भाषा है, संस्कृत लिपि है, तो इसमें लिखवाए। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी में, और उधर ईरान वगैरह की तरफ, अफगानिस्तान ईरान में ग्रीक और अरमाइक में लिखवाए, इसलिए कि वहाँ के लोग वही भाषा समझते थे। तो भाई आपकी भाषा आपको लिखवा के दे दिए, आप पढ़ते रहो। ठीक है। चलिए, अब इनकी माता का नाम क्या था? माता कोई बताएगा? सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। अच्छा, जूनागढ़ जो क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा नहीं नहीं, हाँ इसी में पूछे थे ना, जूनागढ़, हाँ जूनागढ़ क्वेश्चन पूछे थे, हम भूल ही गए थे कि कब पूछे थे, आज ही पूछे थे। वो कहाँ है अब, मतलब आप रिप्लाई कर लीजिएगा, अभी हम देखे नहीं हैं, तो गुजरात में है, बता भी दिए हैं आपको। चलिए, सुभद्रांगी किसका नाम था? माता का नाम था, अशोक के। ठीक है। अशोक को प्रचंड भी कहा गया है, प्रचंड, प्रचंड। अशोक को क्या कहा गया है? प्रचंड कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे स्तंभ लेख को और शिलालेख को। तो 7 जो स्तंभ लेख है उसका नाम, 7 स्तंभ लेख का यहाँ पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 4 यहाँ बताते हैं, 2 यहाँ बताते हैं। ठीक है। 7 स्तंभ लेख। देखिए, स्तंभ लेख पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख, क्या लिखेंगे? इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। एक है प्रयाग स्तंभ लेख। सर दूसरा कौन सा है? दूसरा है टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख, टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख। ठीक है। तीसरा है मेरठ, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। चौथा है रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख। ये मिटा दें, चलो चलो इसको समझा देते हैं, तब आते हैं आगे। प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए, यह स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब जो स्तंभ लेख का मतलब क्या हुआ? एक स्तंभ बनता था, स्तंभ ऐसे पत्थरों काट करके, और कहीं नीचे धरती में गाड़ दिया गया, खड़ा हो गया, अब इस पर लिखवा दिया जाता है। अब देखते हो आज अगर कोई रोड का निर्माण RCPCC ढलवा देते हैं तो प्रधान लिखवाते हैं मुखिया फलाना ठिकाना के, मतलब क्या कहते हैं जी उसको सौजन्य से, सौंदर्य से निकल रहा था, क्या कहते हैं, सौजन्य से। ठीक है। तो ऐसे ही क्या लिखवा दिया था? स्तंभ लेख लिखवाया था। तो अकबर कौशाम्बी में लिखवाया था, यूपी के कौशाम्बी में लिखवाया था, और वहां से
अकबर नहीं भाई, अशोक कौशाम्बी में लिखवाया था। इस अभिलेख को, कौशाम्बी अभिलेख को, उसको उठवा करके और अकबर लेके चला गया इलाहाबाद में और उसको प्रयाग स्तंभ लेख का नाम दे दिया गया। इसी प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं, रानी का अभिलेख, अभिलेख भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख अशोक के किस अभिलेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग अभिलेख, ठीक है ना, तीनों दोनों अभिलेख हो जाएगा। सर टोपरा दिल्ली क्यों कर रहे हैं? तो देखिए ये दिल्ली में नहीं था, टोपरा में था। अशोक टोपरा में इस स्तंभ लेख को लिखवाए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आया और कहा कि भाई टोपरा में क्या कर रहा है, चलो यहाँ से, और दिल्ली अब जिसका आया उसकी राजधानी तो उसको लेकर के चला गया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? टोपरा दिल्ली अभिलेख। मेरठ दिल्ली अभिलेख, मेरठ में था, इसको फिर फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके चला गया? दिल्ली। मेरठ दिल्ली अभिलेख इसको कहते हैं। और रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा ये कहाँ पे है? तो रामपुरवा अभिलेख है पश्चिमी चंपारण, मतलब चंपारण में, चंपारण, चंपारण। अब अगला कौन सा है? ये स्तंभ मिटा देते हैं। अगला है लौरिया, लौरिया अरेराज, अरेराज, लौरिया अरेराज अभिलेख। अगला है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, नंदनगढ़ अभिलेख, ठीक है ना। तो ये 6 अभिलेख है। 7 इसलिए कहा था ना कि एक जगह पे टोपरा और दिल्ली वाले में 2 अभिलेख वहां गढ़वा दिया गया, तो ये 7 हो गया पूरा अभिलेख। ये लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों कहाँ पे है? चंपारण में है। तीनों कहाँ पे है? चंपारण में है, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 14 जो शिलालेख है उसको पढ़ लेते हैं। लिखने का जगह नहीं बचा है तो हम, ठीक है जी, साइड हो जाए। यहाँ पे 14 शिलालेख को हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ हो जाते हैं, देख लीजिएगा आप। तो 14 जो शिलालेख है उसको देख लेते हैं। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। क्या की गई है? मतलब पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए। अशोक क्या कहते? पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। क्यों कहते इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे छूट गया है, बता देते हैं। 261 बीसी में अपने राज्याभिषेक के 69 में हुआ ना, 9वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध। और इसमें इतना मार धाड़ हुआ, इतने लोग कटे मरे कि अशोक, क्या कहा जाए, हृदय परिवर्तन हो गया कि क्या कर दिए हम, इतना मतलब गुनाह, बेगुनाह लोग मर गए, हम क्या कर दिए। और उसी समय साथ में एक बौद्ध भिक्षु चल रहा था, वो कहा, तुरंत देखा कि मनोदशा समझा कि दुखी है, लगा समझाने ये है वो है, और बौद्ध धर्म में शिक्षा दिया। अशोक बोले कि बात सही है, हिंसा करना बहुत गलत है, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रायश्चित करने के लिए बताइए क्या किया जाए। तो उस बौद्ध भिक्षु का नाम था उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। तो उपगुप्त कहा कि इसका एक ही उपाय है, बौद्ध धर्म अपनाइए और हिंसा छोड़ दीजिए। तो कहे कि आज से बौद्ध धर्म अपनाते हैं। उसी दिन तलवार छोड़ दिए। पूछा जाता है कि कब वो तलवार छोड़ दिए? कलिंग के युद्ध के बाद, 1761 में, 261 बीसी में, ठीक है। अब जब ये कर देंगे, मतलब हिंसा छोड़ देंगे, हिंसा के पुजारी बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो ये बताओ वो बौद्ध वाले चींटी नहीं मारते हैं तो क्या गाय की और पशु की बलि देने देंगे? नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद पहले शिलालेख में लिखवा दिए कि पशु बलि की क्या की गई? निंदा की गई, नहीं करना चाहिए। दूसरे अभिलेख में उन्होंने कहा ना कि मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, काम दर्द करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल एक जगह खोले तो प्रचार करना चाहिए ना। देखो एक चीज जान लो, काम करना अलग चीज है, प्रचार करना अलग चीज है। कोई काम करके वोट नहीं पाता है इसलिए कि प्रचार नहीं किया, कोई प्रचार करके वोट पा जाता है लेकिन काम नहीं किया। अच्छा कौन है? जो प्रचार भी करे और काम भी करे। तो काम किए और प्रचार किए, तो प्रचार में दूसरा शिलालेख में लिखवा दिया गया कि मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। अब आते हैं तीसरा अभिलेख। तीसरा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, वह धम्म की घोषणा की है, धम्म घोष की घोषणा की है। यहाँ 3 और 5 ये याद रखना। 3 में कहा गया कि धम्म की, मतलब धम्म की घोषणा, ठीक है। और 5 में कहा गया है कि धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया। धम्म महामात्र का मतलब क्या हुआ कि ये लोग का पूरा आचरण मतलब जांच किया जाता था। जांच करने के बाद इनको महामात्र बनाया जाता था। ये लोग समाज में जाकर के और लोगों के चरित्र को ध्यान में रखते थे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है।
उसके बाद से 4 में कहा गया धम्म घोष की घोषणा। 3 में कहा गया है तीसरे शिलालेख में कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। 7 और 8 एक ही में है, जिसमें कहा गया है कि तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। अशोक तीर्थ यात्रा स्टार्ट किया और पहला तीर्थ यात्रा वो बोध गया से किया। जब माता बुद्ध का चेला है तो कहाँ से करेगा? बोध गया से किया। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं 9वें में कहा गया है कि सच्ची भेंट और शिष्टाचार की बात की गई है कि शिष्टाचार सबके साथ क्या करना चाहिए? बढ़िया से करना चाहिए। 10वें में क्या गया? राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। राजा और अधिकारी किसके हित में सोचे? हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें में कहा गया कि धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म आखिर है क्या। अच्छा, धम्म की बात क्या है? धम्म का मतलब है कि बौद्ध धर्म की जितनी शिक्षाएं हैं, हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये सब क्या है? धम्म की व्याख्या इसमें की गई है। 12 में कहा गया कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी, की गई है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। और 13 सबसे इंपॉर्टेंट, 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है। किस तरीके से कलिंग का युद्ध हुआ, किस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ और कलिंग के युद्ध के बाद से कैसे अशोक व्यथित हो गया, उपगुप्त किस तरीके से शिक्षा दिया और शस्त्र को त्याग कर दिया अशोक। ये हमको कहाँ से पता चला है? 13वें शिलालेख से, जिसमें कलिंग का युद्ध का वर्णन है। 14वें शिलालेख में सब कुछ जब खत्म होता है तो अशोक कहता है कि सभी जनता जनार्दन से ये अपील है कि आप लोग अच्छे कर्म करें, धार्मिक कर्म करें। उसके लिए अशोक क्या किया? प्रेरित किया। तो ये थे शिलालेख। इसमें 3-4 आप लोग याद रखना। कौन कौन सा? कलिंग के युद्ध वाला, धम्म की घोषणा वाला, पशु बलि की निंदा वाला। यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। पूरा याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 7 अभिलेख मतलब स्तंभ लेख और 14 शिलालेख का वर्णन हमने क्या कर दिया, आप नोट कर लीजिए। तो इसमें अच्छा, गुर्जरा अभिलेख में, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में यहां पे लिख देते हैं, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। जैसे पूछा था कि अशोक आप कैसे कह दिए, इनको अशोक यहीं थे, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ठीक है ना। अब पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन इनका नाम पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में, पुराणों में। ठीक है, इनके एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम कमेंट करो, बेटा का नाम, चलो कमेंट करो सब लोग, बेटा का नाम। धर्मदेव क्या लिख रहे हो जी? महेंद्र था। बेटा का नाम क्या था? महेंद्र था। बेटा का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। ठीक है ना, संघमित्रा। तो बेटा का नाम महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों लोगों का डिस्कशन एक बार आता है कि भाई ये लोग कहाँ गए थे। इन लोगों को श्रीलंका भेजा गया था कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। बौद्ध धर्म इतना फला फूला उनके समय में, आगे ही फला फूला कि आज देखो चाइना, मंगोलिया, भूटान, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म है। नेपाल में बौद्ध धर्म है। भारत में क्या हो गया? बहुत कम बचा हुआ है, जबकि है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो ये 4 लिपि में लिखे थे, इनको पढ़ा कौन? तो इनको पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप कब पढ़े थे? 1837 में, ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे इस मतलब लिपि को, और ये सब हम लोग का इतिहास उसके बाद खुल के आया। ठीक है, तो अशोक से इतना ही क्वेश्चन पूछता है लगभग। मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को देखे। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे अगले वंश के बारे में, जो है ब्राह्मण वंश। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाएगी, पहला ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होगी। उसको हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए क्या कर दें? विराम दें? नहीं, तब तक के लिए आपसे कहेंगे कि देखिए बीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है, अच्छा देखिए कई छोड़ के जाने लगे सब, गजब हाल है। चलो नहीं कहेंगे, आप लोग देख पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।